नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण यानी कि 7वां चरण जो है वो 1 जून को होना है। तमाम दिग्गज तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1 जून को इंडिया ब्लॉक के घटक दलों के प्रमुख नेताओं की बैठक बुलाई है, जिसे लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज है। हालांकि कहा जा रहा है कि बैठक में लोकसभा चुनाव पर चर्चा और चुनाव अभियान की समीक्षा की बात कही जा रही है, लेकिन क्या बात बस चर्चा और समीक्षा तक ही सीमित है, ये एक सवाल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतदान और साइक्लोन के बाद रिलीफ के काम का हवाला देते हुए कहा है कि भले ही बंगाल में रहूंगी लेकिन दिल से मीटिंग में मौजूद रहूंगी। इन सब के बीच अब ये सवाल उठ रहे हैं कि अंतिम चरण में देश की 57 लोकसभा सीटों पर जिस दिन वोटिंग होनी है उसी दिन इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक क्यों बुलाई गई? क्या बात केवल चर्चा और समीक्षा तक ही सीमित है? इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में 7वें चरण का रण है, तो इंडिया ब्लॉक की बैठक के लिए 1 जून की तारीख भी तय है। बैठक को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं, पर असल में मायने क्या हैं, ये बस कयासों में है। दरअसल इन चुनाव में आम आदमी पार्टी और इंडिया ब्लॉक का रिश्ता कहीं पास कहीं दूर जैसा है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, गोवा और गुजरात में दोनों दल पास है, तो पंजाब में दूर। 5 राज्यों में गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे इंडिया ब्लॉक के ये दोनों ही महत्वपूर्ण घटक पंजाब में प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद चुनाव प्रचार के लिए जमानत पर बाहर है और इसकी अवधि भी 1 जून को ही समाप्त हो रही है। ऐसे में इंडिया ब्लॉक की बैठक 1 जून को ही बुलाए जाने के पीछे केजरीवाल फैक्टर भी वजह हो सकता है। इंडिया ब्लॉक की जब बैठक पर बैठक हो रही थी और नाम भी नहीं रखा गया था, तब कहा ये भी जा रहा था कि ये एक ऐसा गठबंधन है जिसमें शामिल पार्टियों के बीच विरोधाभास है और इनका एक मंच पर आना बड़ी चुनौती है। लेकिन चुनाव नजदीक आते ही सब एक साथ पूरी ताकत दिखाते नजर आए। देश की 26 पार्टियां, जिनमें 2 राष्ट्रीय और 24 क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 19.5% था। 2019 के आम चुनाव में थोड़ा बढ़कर 19.7% हो गया। 2019 में कांग्रेस ने 50 से थोड़ी अधिक सीटें जीती, जो 2014 के प्रदर्शन से थोड़ा सुधार है। 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों के संगठन इंडिया गठबंधन की बैठक में ये दल शामिल हुए। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, समाजवादी पार्टी, एनसीपी शरद पवार गुट, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, सीपीए, सीपीआई, सीपीआई एमएल, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, अपना दल के, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस जोसेफ, केरल कांग्रेस मणि, आरएसपी, एमडीएमके, केडीएमके, वीसीके, एमएमके और फॉरवर्ड ब्लॉक। बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार। इंडिया गठबंधन का मानना है 300 पार करेंगे। ऐसे में क्या होगी इंडिया ब्लॉक की रणनीति? अब लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आने वाले हैं। चुनाव नतीजों के ऐलान के बाद अगर सरकार बनाने की संभावनाएं बनती हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पहले से ही उसके लिए तैयार रहना चाहती है। इंडिया ब्लॉक में शामिल पार्टियों के हिस्से आई सीटें अगर बहुमत तक ना पहुंच रही हों और बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए भी जादुई आंकड़ों से पीछे रह जाए, तो ऐसे में सरकार बनाने के लिए नए सहयोगियों की जरूरत होगी। ऐसे दलों और नेताओं को चिन्हित करने की रणनीति भी होगी जो सरकार बनाने के लिए इंडिया ब्लॉक का समर्थन कर सकते हों। यदि दोनों पक्ष और विपक्ष बराबरी पर आते हैं, तो यहाँ ऐसे में टीडीपी और बीजेडी अहम भूमिका निभा सकते हैं। बहरहाल अंतिम चरण का प्रचार थमने से पहले बैठक के लिए घटक दलों के नेताओं को न्योता भेजकर खड़गे ने ये संदेश दिया है कि गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस ही रहेगी। बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, दिल्ली के उनके समकक्ष अरविंद केजरीवाल, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव और अन्य सहित विपक्षी गठबंधन में शामिल सभी दलों के प्रमुखों को बैठक में आमंत्रित किया गया है। अब गठबंधन की ये बैठक एक दूसरे को कितनी देगी ताकत, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।
की जो बैठक होनी है उसके लिए रणनीति खटाखट बनेगी या नहीं, क्या होगा, ये हम चर्चा पर आकर बात करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी इस मीटिंग में शामिल नहीं हो पाएंगी क्योंकि सबको मौका मिलता है सवाल उठाने का, तो उन्होंने खुद ही अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि मीटिंग में क्यों नहीं आ रही है। आपको सुनवाते। वो जीतेगा नहीं। वो इंडिया टीम तो 1 तारीख में ही मीटिंग कर दिया था। मैंने बोला देखो 1 तारीख मैं नहीं जा सकती हूँ कि हमारा इधर में 10 सीट का चुनाव है। वो दिन पंजाब में भी चुनाव वाला है लगता है, वो दिन और सारी जगह में चुनाव है, यूपी में भी है। चलो यूपी तो उसका स्टेट है लेकिन अखिलेश तो है, बिहार में भी है। और चुनाव चलते हैं 6 बजे तक, जो लाइन में खड़ा होता है उसका वोट खत्म होना रात 10 बज जाता है। तो हम कैसे छोड़ के चले जाएगा? एक साइड में साइक्लोन रिलीफ सेंटर और एक साइड में इलेक्शन। हमको सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन माय प्रायोरिटी इज द रिलीफ सेंटर, माय प्रायोरिटी इज द रिलीफ सेंटर। चलिए, तो महत्वपूर्ण बैठक, महत्वपूर्ण चरण और इस लोकसभा चुनाव का कहना चाहिए अंतिम चरण भी महत्वपूर्ण दिन है। देखिए, सवाल ये उठना लाजमी है कि आखिरकार 1 जून को ही क्यों चुना गया है। 2-3 वजह जो हमें लगी वो यही थी। एक तो क्योंकि गठबंधन में आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल को भी 1 जून तक ही राहत थी, उसके बाद वापस जाना होगा। फिलहाल जो उनकी एक सुनवाई और होनी थी तो उस पर अभी कोई फैसला हुआ नहीं है, तो 1 जून को वापस जाना, तो उन्हें लग रहा है कि शायद वो भी शामिल हो जाएंगे तो बहुत अच्छे से चीजें होंगी। दूसरी चीज, इस इलेक्शन में यदि मान लीजिए मुकाबला 50-50 हुआ और ऐसी कोई स्थिति बन गई कि फिर जोड़ तोड़ करना पड़े या कौन किसका साथ देगा, ये स्ट्रैटेजी प्लान करना होगा। क्योंकि ये बात सच है, पहले चरण तक तमाम चीजें लग रही थी कि 400 पार होगा, 400 पार होगा, एक तरफा होगा, लेकिन सारे चरण जैसे जैसे निकले हैं 6, उसमें मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी ये समझ में आया है कि कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। इंडिया गठबंधन का कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है। खैर, ये निर्णय 4 जून को होगा, लेकिन तमाम चीजें जो आती हैं पब्लिक डोमेन में उससे बहुत कुछ समझ में आता है कि जहां जहां इलेक्शन हुए हैं, जहां पब्लिक ने वोट डाले हैं, उनके भी क्या प्रतिक्रिया थी, उनके क्या अनुमान थे। क्योंकि जर्नलिस्ट हैं, तमाम चीजें हम तक पहुंचती हैं, तो एक आकलन कहता है कि कहीं ऐसी स्थिति बन गई तो फिर क्या होगा। तो हो सकता है ये तैयारी अभी से हो कि आगे क्या करना है, लेकिन ये मैसेज देके इस बैठक को बुला के कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये संदेश तो दे दिया है अब फ्रंट पे वो हैं या कांग्रेस पार्टी है, उसके पीछे ये उनकी जो ट्रेन है, जो टीम की ट्रेन है वो चलेगी। खैर, ड्राइविंग सीट पर तो बैठे हैं, अब वो ड्राइविंग सीट की कार को कितना तेज भगा पाएंगे ये 4 जून को पता चलेगा कि भगेगी या नहीं भगेगी। चर्चा पर चलेंगे, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अजय पाठक हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मुर्तजा मूसवी हमारे साथ जुड़े हैं। मुर्तजा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में रविंद्र प्रताप सिंह, फिलहाल हमारे साथ जुड़े नहीं है लेकिन उनका भी स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हुदा जरीवाला हमारे साथ जुड़ी हैं। हुदा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरजेडी का पक्ष रखने के लिए संजय सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मुर्तजा जी आपसे करना चाहती हूँ। आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज आ रही है? हाँ, मुर्तजा जी, 1 जून को अंतिम चरण है, यानी कि 7वां चरण। 1 जून को ही महत्वपूर्ण इंडिया ब्लॉक की बैठक है जिसमें जो भी आपके घटक दल हैं, मतलब आपकी पूरी टीम, सभी उनके प्रमुखों को बुलाया गया है। अरविंद केजरीवाल जी को भी तब तक की ही राहत है, तो मुझे लगता है शायद उनको भी एक मौका मिल जाए। मैं पूछना ये चाहती हूँ कि एक तो इस बैठक का कोई प्रमुख उद्देश्य कि आप सब लोग ये बैठक कर रहे हैं और 1 जून को ही क्यों चुन रहे हैं, वो भी मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, एक चीज ये है कि 1 जून को जो है वो 7th फेज खत्म हो रहा है और इसी के साथ ही जो हमारे अलायंस पार्टनर्स है मीटिंग लगाए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी के कॉल पे, और में आने वाले दिनों की जो है क्या प्रोग्राम हो सकता है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी हो, इसकी तरफ हम जो है वो करते हैं। और इंडिया टीम तो आपने जैसे कहा कि अरविंद केजरीवाल जी का, तो अरविंद केजरीवाल जी खुद भी ये बैठक में रहेंगे। ये भी एक वो है, क्योंकि वो एक दल के वो है हमारे,
और आप देखिए हैं कि उनको भी झूठे केस में फंसाया गया है और उनको राहत जो है वो 1 जून तक की है। मतलब आप लोगों को ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं 1 तारीख के बाद कितने 3 दिन और बचते हैं, 2, 3, 4, 2 ही दिन मैं तो गिनूंगी, बल्कि 4 तारीख को तो नतीजे ही आने हैं, 4 जून को। तो मतलब इंडिया ब्लॉक को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि स्थिति परिस्थिति ऐसी बन सकती है कि मामला फंसेगा, और इसीलिए पहले से सब तैयारी आप लोग कर रहे हैं कि जो हैं कहाँ कैसे मैनेज हो सकता है, उस वक्त पे कोई दगा न दे जाए, ऐसा कुछ है? नहीं राखी जी, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो इलेक्शन है ये इलेक्शन देश की जनता लड़ रही है। दूसरी चीज ये है कि अभी जैसा आपने बताया कि हमारे ब्लॉक से ये कहा जा रहा है कि 300 पार तो कभी की हो चुके हैं। अब जो आने वाले मतलब 1 जून का जो फेस है उसमें 57 सीट्स है। मैं आपको बता रहा हूं और ये बात मैं खुल के कह रहा हूं आपसे कि अगर आपके कोई रिपोर्टर्स वाराणसी में हो तो आप मालूम करवाइएगा, मोदी जी खुद ये इलेक्शन हार रहे हैं। मुर्तजा जी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी इस पे। नहीं, ये हकीकत है, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। क्योंकि ये जो इलेक्शन है ये इलेक्शन लड़ा गया है बेरोजगारी पे, ये इलेक्शन लड़ा गया है महंगाई पे, ये जो तानाशाही है ये तानाशाही खत्म होने जा रही है। मैं बिल्कुल आपकी बात मान लूंगी, सुन लूंगी, लेकिन मैं इस पे कोई भी कमेंट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आप समझिए मतलब कोई और सीट होती, कोई और नाम होता तो मैं ये नहीं कह रही हूं। देखिए, जनता से बड़ा तो कोई भी नहीं है, जनता से बड़ा कोई नहीं है। वो कब किसको चढ़ा देंगे, कब किसको एकदम से गिरा देंगे धड़ाम से, कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल क्लियर कर दूं, मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि इनके पॉलिसीज ही इनको लेके डूब रहे हैं। आज आप वाराणसी जाएंगे तो वहां के लोग कहते हैं कि हमने कभी हमारे सांसद को देखा ही नहीं है। देखते कब है? जब वो रैली निकालते हैं, रोड शोज करते हैं। ना उन्होंने कभी किसी गांव में कोई काम किया है और ना ही वहां के लोगों की मतलब जैसा एक सांसद पूछते हैं। तो मुर्तजा जी, वो देश के प्रधानमंत्री, तो जिम्मेदारी भी तो ज्यादा होती है ना। तो मैं बता रहा हूँ ना, देश के प्रधानमंत्री कब बनते हैं? कहीं के सांसद होते हैं। तो पिछले कई सांसद जो है प्रधानमंत्री बने थे, वो अपने क्षेत्र को देखते थे। मगर क्या था, ये एक तानाशाही का माहौल था। आप सोचिए कि ये अपने दल की गारंटी भी नहीं, ये तो मोदी की गारंटी देते हैं। तो ये मतलब ऐसा कुछ परसेप्शन बनाने के लिए निकले थे कि ये आज इन्हीं की उलट हो गया। ठीक है, चलिए 4 तारीख को सर हम बैठेंगे, सभी लोग बैठेंगे। मुझे लगता है मेरी पूरी डिबेट में पहले चरण से जितने मेहमान हैं सब लोग रहेंगे और फिर पता चलेगा कौन किस सीट से कहां पहुंचा है। खैर ठीक है। अजय जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी भी आवाज पहुंच रही है। एक तो अजय पाठक जी, मैं थोड़ी सी प्रतिक्रिया इसी पे लूंगी। बड़ा श्योर है इस बार, मैं 2-3 बार ऐसा सुन चुकी हूँ कि वाराणसी सीट जो है वो इस बार जा रही है। एक तो मैं उस पर प्रतिक्रिया, दूसरी चीज ये कि बड़ी महत्वपूर्ण बैठक इंडिया ब्लॉक कहीं ना कहीं करने जा रहा है। क्या मानते हैं आप इस बैठक को लेकर? क्योंकि उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है, क्योंकि 4 तारीख को नतीजे हैं और सारे इनके जो घटक दल हैं वो भी हैं, क्योंकि आपका भी एक पूरा एक प्लान के तहत आप लोग भी चले हैं। मुझे लगा शायद आप लोग भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे होंगे, या एनडीए बिल्कुल श्योर है, बीजेपी श्योर है कि बैठक की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही चले जाएंगे, निकल जाएंगे? राखी जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम है। राखी जी, ये जो चुनाव है, ये चुनाव के बाद 1 तारीख को इन्होंने अपने गठबंधन की बैठक बुलाई है खड़गे साथ में। अब उसके पीछे की मंशा क्या होगी, क्या इनकी रणनीति होगी, ये तो यही स्पष्ट करते हैं, यही बता सकते हैं। मुझे जो लगता है, या हमको जो लगता है, या इस देश को जो लगता है, 4 तारीख को ये 2 चीजें करेंगे दोपहर के बाद की जो परिस्थिति इनकी होगी। एक तो 1 तारीख को ये रणनीति बना लेंगे कि हमको ईवीएम को किस तरह से ब्लेम करना है। पहली रणनीति इनकी उसमें 1 तारीख में यही रहेगी कि ईवीएम को किस तरह से कोसना है, किस तरह से उस पर रणनीति बनानी है। ये सबकी सहमति लेंगे। दूसरा क्या है, एक भ्रष्टाचारी को जेल जाना है। ये 2 तारीख को भी कर सकते थे, 3 तारीख को भी कर सकते थे, लेकिन एक भ्रष्टाचारी आज उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि मेरा वेट गिर रहा है, मुझे तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं, तमाम तरह की प्रॉब्लम हो रही हैं, लेकिन वो जितने दिन से निकले हैं पूरे चुनाव में 24 घंटे में 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे काम कर रहे हैं,
तब बीमारी का ध्यान नहीं आया। जैसे ही भ्रष्टाचारी को लगा कि अब 2 दिन बाद मुझे जेल जाना पड़ेगा, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आज सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ी फटकार लगाई कि 2 दिन पहले जिसने आपको बेल दिया था, वो लोग इस बेंच में 2 दिन पहले बेंच में बैठे थे, आप वहां क्यों नहीं गए? तो वहां नहीं गए। बहरहाल उनको जेल जाना है, उस आदमी का प्रेशर है, वही आदमी, उसी आदमी का प्रेशर है कि जिसने सोनिया गांधी को इस देश का, पृथ्वी का सबसे भ्रष्ट आदमी बताया था। ये वही व्यक्ति है जो मुलायम सिंह को इस पृथ्वी का सबसे भ्रष्ट आदमी बताया था। ये वही व्यक्ति है जो लालू यादव को इस पृथ्वी का सबसे भ्रष्ट आदमी बताया था। ये वही व्यक्ति है जो शरद पवार को इस देश का सबसे भ्रष्टतम व्यक्ति बताया था। आज उसी के लिए 1 तारीख को ईवीएम का रोना कैसे रोना है, इसलिए ये लोग 1 तारीख को उसकी रणनीति बनाने के लिए बुलाए। ममता बनर्जी जी ने मना कर दिया कि हमको तो पता है कि आप हारने वाले हैं, क्योंकि वो तो चुनाव होने के 1 हफ्ते पहले ही ऐलान कर दी थी। नहीं, उन्होंने कुछ और कहा, उन्होंने रीजन कुछ और दिया। अजय जी प्लीज, वो तो सुना हुआ है तो उसको मत तो करिए। उन्होंने कहा कि वो राखी जी इलेक्शन है, वो बिजी रहेंगी, लेकिन वो दिल से इस मीटिंग में जुड़ी रहेंगी, ये उन्होंने कहा। राखी जी सुनिए ना मेरी बात। उन्होंने चुनाव के 1 हफ्ते पहले ही ये ऐलान कर दिया था। जिस दिन अपने कैंडिडेटों का उन्होंने वहां 42 कैंडिडेट जिस दिन उन्होंने घोषणा की थी, उसी दिन उनकी रिकॉर्डिंग निकाल करके आप दिखवा लीजिए। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस 40 सीटें भी नहीं जीत पाएगी पहले दिन, इसीलिए वो गठबंधन नहीं की। आप याद कर लीजिए, इसीलिए उन्होंने गठबंधन नहीं किया कि कांग्रेस को 1 सीट वो दे रही थी पश्चिम बंगाल के अंदर, और उन्होंने बोला था 40 सीटों से नीचे कांग्रेस आ जाएगी, कांग्रेस नहीं जीत सकती। उन्होंने दूसरा चैलेंज किया था, अगर गांधी परिवार, राहुल गांधी जाकर के बनारस से चुनाव लड़ करके दिखाएं, उन्होंने चैलेंज किया था राहुल गांधी को। तो वो एक बहाना है कि ये सब चीजें आई है इसलिए मैं नहीं आ पा रही हूं, वो परिस्थितियों को देख रही हूं। उनको ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। हमारी सरकार अभी नहीं, आने वाले 30, 40, 50 साल तक नहीं बनेगी। ये भ्रष्टाचारी, ये आतंकवाद के पुरोधा, ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोगों को इस देश की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। ठीक है अजय जी, मुझे अब बस जल्दी से ये बता दीजिए कि आप लोगों को भी किसी मीटिंग की जरूरत है या आप लोगों को किसी मीटिंग की जरूरत नहीं हो? कि ये लोग क्यों मीटिंग कर रहे हैं वो आपने मुझे बता दिया, मुर्तजा जी ने कुछ और बताया, आपने अपने तरफ से बता दिया। अब एनडीए जो है वो मीटिंग कर रहा है, कोई सी कुछ ऐसा प्लान है आप लोगों का 7वें चरण के बाद? राखी जी, 2 चीजों का मैं 2 सवाल, एक तो आपका सवाल, दूसरे जो मुर्तजा जी ने कहा उसका थोड़ा जल्दी से सर। हाँ, मुर्तजा जी ने कहा कि प्रधानमंत्री हार रहे हैं, पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया हंसेगी इनके ऊपर। इनके जो कैंडिडेट हैं उनसे पूछे कि उनकी क्या स्थिति है। बेचारे को नॉमिनेशन करने के लिए लोग नहीं मिल रहे थे। उस दिन डिंपल भाभी और प्रियंका जी गए थे, 5 किलोमीटर का रोड शो था, आधा किलोमीटर करके भाग करके अपने घर चले गए। पब्लिक ही नहीं है, इनके साथ कौन खड़ा होगा? दूसरी, 10 तारीख प्रधानमंत्री जी ने सारे इंटरव्यू में बोला है 10 तारीख से पहले प्रधानमंत्री जी शपथ ले लेंगे। आप ये विश्वास रखिए, हमको कोई मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। इस देश की जनता के ऊपर हमको विश्वास है। ठीक है, पूरी तरह से 400 पार का जो हमारा नारा है उससे भी ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को इस देश की जनता देने जा रही है। इन भ्रष्टाचारियों को समाप्त करने जा रही है। ठीक है, चलिए अजय जी वापस आऊंगी। रविंद्र जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए। रविंद्र जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, कुछ कह रहे हैं मुर्तजा जी, थोड़ा जल्दी से बोलिएगा। देखिए, एक चीज है, मीटिंग उन्हीं के यहाँ हो रही है जो कामयाब हो रहे हैं, जो जीत रहे हैं वही मीटिंग कर रहे हैं। आप भाजपाइयों से क्यों पूछ रही हो कि कोई मीटिंग होगी? तो वो मना भी तो कर रहे हैं। यहाँ तो खत्म होने वाला है। तो सर 50-50 हो गया तो उनको भी जोड़ तोड़ करना पड़ेगा, मंथन तो उनको भी करना पड़ेगा, तब किसी की नहीं चलेगी। ये 100 के अंदर खत्म हो जाएंगे। उनने तो बता दिया 10 तारीख के पहले शपथ ले रहे पीएम मोदी। राखी जी, मेरा सवाल मुझसे नहीं पूछेंगे तो मुर्तजा से पूछेंगे। नहीं, मैं आपसे सर जैसे कि आप बता रहे थे कि उनकी मीटिंग में क्या होगा, ईवीएम को कैसे कोसना है,
तो इसलिए वो भी कह रहे हैं। ठहरे भी हैं वो। ठीक है, वो इस चलिए देश चलिए, की झगड़ा बजाय- मत करिए, वापस आती हूँ सर, वापस आती हूँ, बहुत कई सारे मेहमान और हैं। 10 साल से हमको कोसते ही जा रहे हैं और 5 साल कोसेंगे और 10 साल फार्मर्स कोसेंगे और हमारे 50 साथ साल ठहरे हुए हैं कोसेंगे। सर। वो तो कोसते ठीक है। 2012 से अजय जी और 2002 मुर्तजा जी प्लीज एक मिनट, सबकी एक बार प्रतिक्रिया आ जाए, एक मिनट रुकिए। कोसते ही तो आ रहे हैं। अरे नहीं रविंद्र कोस रहे हैं जी, सर, उनकी 1 तारीख की policies आज मीटिंग बड़े महत्वपूर्ण सामने बात, आ रही और है। थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी कि कैसे कोसना है, कैसे तमाम चीजों को करना है, इन सारी चीजों को लेके ये मीटिंग हो रही है। एक तो आपकी प्रतिक्रिया पहले, दूसरी चीज ये कि मैं उत्तर प्रदेश का थोड़ा जिक्र करना चाहती हूँ, क्योंकि चरण दर चरण जो है, लगभग हर चरण में देखा बड़ी महत्वपूर्ण सीटें भी होती हैं, सबसे ज्यादा सीटें भी हैं, और बड़ी एक सबकी कहते हैं ना नजर टिकटिकी लगी होती है कि यहां से यदि आप निकल गए मतलब फिर समझ लीजिए कि बहुत कुछ हो जाएगा। सबसे पहले तो मीटिंग की जो बात है, कोई भी जो लोकतांत्रिक गठबंधन होगा उसमें मीटिंग होगी। अगर उसका चरित्र लोकतांत्रिक नहीं होगा तो मीटिंग नहीं होगी। और मीटिंग कर रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र में विश्वास है। एक बहुत ही आपत्तिजनक बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने कहा, हम भ्रष्टाचारी हैं, आतंकवाद के पुरोधा है। इसकी आतंकवाद के पुरोधा है करके अलग सेल बना हुआ है पूरे वर्ल्ड। इनको पहले एक्शन हमको हाई कोर्ट में अखिलेश यादव ने दिया था छुड़ाने के लिए, हाई कोर्ट की डांट के बाद वो नहीं छूटे आतंकवादी, कर देना चाहिए था। ये दोनों आपत्तिजनक बात है। भ्रष्टाचारी थे तो आप ईडी सीबीआई आईटी भेज रहे थे, ये ऐसी बातें आप बोलिएगा और हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो ये भारत देश का अपमान है, सीआई का अपमान है, हमारे संविधान का अपमान है। तो आप उन्माद फैलाने के लिए मुझे नहीं लगता ऐसी बात करनी चाहिए। अब जो हमारी मीटिंग है बेसिकली एक लोकतांत्रिक मीटिंग है। एक राष्ट्रीय दल के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं पूरे भारत में। करीब करीब सारे क्षेत्रीय दल के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ को छोड़ के। जीत हमको लगता है कि हमारी असंभावी है। उस जीत को किस तरीके से हम आपस में बैठ के आगे रणनीति बना के आगे की योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम निकालेंगे कि सब क्षेत्रीय दल है, सबके अपने अलग अलग घोषणा पत्र हैं। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चर्चा हो जाएगी। ये भी हो जाएगा कि एक व्यक्ति किसके नेतृत्व में सरकार बनने की स्थिति में हम लोग आगे बढ़ेंगे के नेतृत्व का विश्वास करते हुए कैसे कैसे हमारी कमेटियां बनेंगी। इन सारी चीजों की चर्चा जो होगी हमारी 1 तारीख को पूरी हो जाएगी। 4 तारीख का इंतजार रहेगा। रिजल्ट आने के साथ वही जो हम 1 तारीख में डिसाइड किए रहेंगे वही रिजल्ट आने के ठीक 4 तारीख के रात से वही इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो हमें समय नहीं गंवाना पड़ेगा कि एक तानाशाही के रूप में एक आदमी का कहना नहीं मानना पड़ेगा। सब जितने भी हमारे घटक दल हैं सबका आपसी सहयोग रहेगा और 5 तारीख से हम लोग उस पर काम करना शुरू कर देंगे। तो मीटिंग का बेसिक उद्देश्य ये है। अब उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। अभी 13 सीटों पे चुनाव होना बाकी है हमारे। इन 13 सीटों में से 3 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में जब पुलवामा को हुआ था तो शून्य कर रखा था हमने। गाजीपुर घोसी और लगभग बलिया। गाजीपुर घोसी में तो एक भी सीट नहीं मिली। लेकिन वो चुनाव जो था एक तरीके से फर्जी राष्ट्रवाद के रूप में लड़ा गया था। लेकिन ठीक है, ऐसा भाव उठता है तो जनता उसके साथ जुड़ती है। जुड़ी उसका परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी को मिला। लेकिन वो चेहरा भी भारतीय जनता पार्टी का दिख गया। ऐसा इस बार का कोई उन्माद नहीं पैदा कर पाया। तो ये आने वाली जो 13 सीटों पे चुनाव होने वाला है मुझे लगता है कि उसमें 2 महत्वपूर्ण सीटें हैं, एक बनारस की और एक मुख्यमंत्री के जीतने की गोरखपुर। मुझे लगता है ये दोनों सीटें भी हारेंगे। गोरखपुर की सीट पहले भी हार चुके हैं। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लड़ा था इन लोगों ने जब मुख्यमंत्री थे, हार चुके थे ये। अब भी लगता है कि ये बनारस वाली सीट भी जाएगी। चलिए देखेंगे, मुझे लगता है बहुत नजदीकी हैं। अब तो धीरे धीरे अपन उस चरण के की सारी चीजें साफ हो जाएंगी। खुदा जी आवाज पहुंच रही है मेरी? जी क्या आवाज आ पा रही है? बहुत सारी बातें निकली हैं अभी। हालांकि मीटिंग का एग्जैक्ट मतलब क्या है, सिर्फ कोई समीक्षा है या कोई और प्लानिंग्स है, वो धीरे धीरे सबकी तरफ से आ रही है। अभी रविंद्र जी ने भी बताया, मुर्तजा जी ने भी बताया, अजय पाठक जी ने तो कुछ और ही बता दिया। तो मैं तो उसी में से थोड़ा आगे बढ़ाऊंगी कि क्या ऐसा कोई प्लान भी है,
क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर हैं 1 जून को इस मीटिंग को रखने के लिए। गुड इवनिंग। डेफिनेटली अरविंद केजरीवाल जी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है 1 जून को मीटिंग रखने के लिए। ऑल्सो बिकॉज उसी दिन लास्ट डे ऑफ पोलिंग है, तो वो बड़ा सिग्निफिकेंट सा डे है, क्योंकि इतने महीनों की, इतने दिनों की जो मेहनत तमाम इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं, तो अब उसका कहते हैं ना कि अब मेहनत का फल मिलने का टाइम बहुत करीब है। तो कहीं गतिविधियां होती हैं, इंडिया गठबंधन में जो तमाम लीडर्स हैं, सारे सीनियर लीडर्स मौजूद होंगे, तो आगे किस तरह से चीजों को कैसे रखना है, किस तरह से आगे मामला को बढ़ाना है, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, क्योंकि जितने इंडिया गठबंधन के लोग हैं सबके मैनिफेस्टो बात तो करती है यकीनन डेवलपमेंट की, बात करती है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानों की, और ये तमाम चीजों की बात करती है, लेकिन सारी की सारी पार्टीज को एकजुट होकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो आगे सामने रखना है, जो इंडिया ब्लॉक को, इंडिया गठबंधन को रिप्रेजेंट करेगा वो प्रोग्राम, तो उस चीजों पे, उस विषय पे यकीनन बातचीत होगी। उसके अलावा जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल जी की वहां पे मौजूदगी एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रखेगी, क्योंकि पंजाब की 13 सीट्स 1 जून को वोटिंग करेंगी। उसके अलावा दिल्ली में, उड़ीसा में, जहां भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, वो सारे कैंडिडेट्स की ऑब्वियसली मायने रखते हैं, चाहे हरियाणा में हो, 1 सीट हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी लड़ी है। तो बेसिकली तमाम की तमाम ये सारी गुफ्तगू होगी। उसके अलावा कहीं ना कहीं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें लीडरशिप पे भरोसा है, हमें कोई किसी पार्टी को भी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी को भी ये लालच नहीं है कि इस वक्त प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, लेकिन सबको बस ये है कि संविधान बचाना है, इस तरह से हिंदुस्तान की जनता को एक बेहतर राजनीति देनी है, एक बेहतर मॉडल ऑफ गवर्नेंस देना है। तो उन तमाम चीजों पे बातचीत होगी। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हमने देखा ये पूरे 6 जो चुनाव के फेजेस थे, उसमें जगह जगह हमने देखा कि कहीं जगह ईवीएम से टैंपरिंग हुई है, कहीं जगह मारपीट हुई है, कहीं जगह बीजेपी के द्वारा इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें भी हुई हैं। पूरे 6 फेजेस में हमने देखा है, कहीं कहीं जगह से न्यूज में आई थी चीजें, काफी सारी इलेक्शन कमीशन को भी शिकायतें गई हैं, काफी कुछ ऑब्वियसली मतलब इन चीजों का भी ख्याल रखना है। बीजेपी की जो तानाशाही है उसको किस तरह से खत्म करना है, लोगों को किस तरह से पब्लिक एड्रेस करना है, और आगे जाके मंत्रिमंडल है उसमें किस तरह से आगे कैसा प्रदर्शन करना है, बिकॉज हमें ये भी पता है कि 6 फेजेस की जो अब तक वोटिंग हुई है, सबके अपने सर्वेज आए हैं, कहाँ पे कौन सा कैंडिडेट स्ट्रांग रहा है, कहाँ पे कौन से कैंडिडेट की फाइट टफ होगी, तो ये तमाम सर्वेज भी सारे आए हैं, जो अपने पार्टी के इंटरनल सर्वेज होते हैं, अपनी पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट होती है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि कहाँ से सीट निश्चित तौर पे निकल रही है और कहाँ पे फाइट टफ रहेगी, तो किस तरह से, मतलब ये तमाम चीजें ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेंगी। और जाहिर सी बात है कि आगे की जो मेन जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जो मैंने बात करी, उस पे क्या नीतियां रहेंगी, वो तमाम चीजों की बातचीत होगी। तो डेफिनेटली हमें पूरा यकीन है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को हिंदुस्तान की जनता अपना बखूबी आशीर्वाद देगी, भारी बहुमत से अपनी दुआओं के साथ इस इंडिया गठबंधन को, इंडिया अलायंस को जिताने वाली है, और 4 जून का हम सबको बहुत तहे दिल से इंतजार है। ठीक है संजय जी, आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही। जी राखी जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ अब आ रही है। संजय जी, मीटिंग को लेके कुछ बता दीजिए। और मुझे तो लगता है आरजेडी अपने आप में एक बहुत बड़ा दल, और क्योंकि गठबंधन का हिस्सा भी सियासत राजनीति बहुत अलग चलती है, बड़े माहिर होते हैं, तो कितना महत्वपूर्ण मैं मानूं। और थोड़ा सा एक ओवरऑल, क्योंकि अब एक आखिरी चरण ही बचा है, तो मुझे लगता है बेहद महत्वपूर्ण है ये। राखी जी, हमारे इंडिया महागठबंधन के सहयोगी का जो 1 जून को बैठक रखा गया, उसके पीछे का इंडिया महागठबंधन के नेताओं का आत्मविश्वास और जनता का जो रुझान मिल रहा है हमारे इंडिया महागठबंधन के तमाम दलों को पूरे देश। हम लोग 4 जून को सरकार बनाने जा रहे हैं, हम बहुमत में आ रहे हैं, और यही वजह है कि हम लोगों के महागठबंधन के तमाम सहयोगियों की बैठक बुलाई गई है 1 जून। मैं उसके पीछे का एक रीजन भी बता देता हूँ। एनडीए के ही
सहयोगी दल के जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने कहा था चुनाव के पूर्व, जब वो हमारे गठबंधन में थे, कि मैं एनडीए को सिर्फ 70 सीट घटा दूं तो उसकी सरकार नहीं बनी। मैं उनकी बातों का समर्थन करता हूं और मैं आपको गिना देता हूं कि बिहार में 40 सीट है, 40 में से मैं बहुत कम लेकर के भी चलता हूं तो 10 सीट हम बिहार से जीतने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 80 सीट में भी हम 10 सीट ही लेते हैं। दिल्ली पंजाब में 13 सीट है, उसमें भी 10 सीट लेते हैं। राजस्थान में 25 है, उसमें भी मैं 10 सीट लेता हूँ। हरियाणा में 12 है, 5 सीट लेता हूँ। हिमाचल में 4 है, 2 सीट लेता हूँ। महाराष्ट्र में 48 है, 20 सीट मैं लेता हूँ। बंगाल में हम बढ़त में है, उड़ीसा में 5 सीट हम जीतने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मैं निम्नतम सीट भी अगर जीतता हूँ तो जनता की रुझान है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में तो 70 से अधिक सीट एनडीए घट जाती। ये मिनिमम कैलकुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो यही वजह है और इतनी सीटें एनडीए का घटने जा रहा है। प्रधानमंत्री अपनी आत्मविश्वास खो चुके हैं, अपनी भाषा की जो संयमता होनी चाहिए उसको वो खो चुके हैं। वो मुद्दे की बात नहीं करके मुजरे की बात करते हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं। आप सोच सकते हैं राखी जी, देश का प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक देश है पूरे वर्ल्ड में। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की अपनी एक गरिमा है पूरे विश्व में और हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री इतनी अस्तरहीन बातें करता हो तो आज समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री अपनी आत्मविश्वास से खो चुके हैं। दूसरा हमारा एक फैक्टर है, आपने भी कहा है कि 2 जून को केजरीवाल को वापस जेल जाना है। तो केजरीवाल हमारे घटक दल के एक महत्वपूर्ण नेता है, तो वो भी इस 1 जून की बैठक का एजेंडा में वो भी एक एजेंडा है कि इस बैठक में केजरीवाल भी उपस्थित रहे ताकि 4 जून को जो देश की जनता इंडिया महागठबंधन को जनादेश देने जा रही है उस रणनीति पर विचार विमर्श करके आगे कैसे सरकार बनाना है, कैसे सरकार चलाना है, क्या कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगा, सरकार बनाने के बाद क्या सबसे पहले फैसले लिए जाएंगे, इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा होगी। ठीक है संजय जी, ईवीएम को तो नहीं कोसेंगे ना गठबंधन के लोग? ऐसे अजय जी कह रहे थे कि आप लोग पूरी मीटिंग इसीलिए कर रहे हैं, कब ईवीएम को कोसना है? दोपहर के बाद आप लोग अजीब सा व्यवहार करने लगेंगे। मेरा जो अपना मानना है कि जब हमने ईवीएम के चुनाव को स्वीकार कर लिया, अगर कोसने की बात होती, हटाने की बात होती है तो हमारे इंडिया महागठबंधन के नेता को पहले ही मुद्दे को मजबूती के साथ रखना चाहिए था। रखे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, माना भी नहीं। तो अब मुझे ईवीएम, मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को रख रहा हूँ कि मैं ईवीएम को कोसने नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, जनता इस सर्वोपरि है, इस देश की जनता लोकतांत्रिक रूप से काफी सजग है और वो जो डिसीजन लेती है कुछ सोच समझ के लेती है। ठीक है, मतलब चलिए कम से कम एक बात तो क्रॉस हो गई भारतीय जनता पार्टी की कि इंडिया गठबंधन ईवीएम को बिल्कुल नहीं कोसेगा। खैर ठीक है, चलिए मैं सभी देखिए, इंडिया महागठबंधन में बहुत सारे नेता है, बहुत सारे घटक दल की पार्टी है, मैं व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे को कोसने नहीं। तो ठीक है ना सर, आप भी तो उसका ही हिस्सा हैं। यदि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर मुर्तजा जी भी एक्सेप्ट करेंगे, फिर हुदा जी भी एक्सेप्ट करेंगी, फिर रविंद्र जी भी एक्सेप्ट करेंगे। उसमें दिक्कत क्या है? अब आप में से कोई एक कह देगा कि नहीं हम तो सवाल उठाएंगे, तो सर मौका वहां बैठे बैठे मत दीजिए बीजेपी को। राखी जी, आप खुद एक बड़ी पत्रकार है, आप समझ सकते हैं राजनीति में जो आज मेरे साथ है, चुनाव के बाद कौन किधर चला जाएगा, राजनीति में कोई स्थिरता रहेगी। संजय जी अभी तो मत बोलिए सर, मैं समझ सकती हूँ आपका दर्द नीतीश जी के जाने के बाद, लेकिन ऐसे अभी तो मत बोलिए। आने तो दीजिए रिजल्ट सर, मीटिंग करिए, नतीजे आने दीजिए। मतलब आपका तो मुझे लग रहा है विश्वास उठ गया अपनों से, ऐसा? नहीं, मेरा विश्वास नहीं उठ गया। आपने तो कहा कि राखी जी आप बड़ी पत्रकार है, समझती हैं कि अभी बोल लेता हूँ, इसके बाद कौन कहाँ चला जाएगा कुछ पता ही नहीं है। मैं ये बात बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि सत्ता का लालच ऐसा हो गया है इस देश में पार्टियों के बीच कि कौन कब कहां चला जाए ये कहना मुश्किल है। जब जिसकी सरकार, संजय जी कौन क्या सोचेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी पत्रकारिता कहती है कि हुदा जी और मुर्तजा जी और रविंद्र जी वो बहुत कुछ सोच रहे होंगे आपके बारे में इस वक्त। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, क्या मानते हैं आप? 1 जून अंतिम चरण भी है इस लोकसभा का, 7वां चरण है। 1 जून केजरीवाल की जो जमानत वाली बात थी
उन्हें भी वापस जाना है। 1 ही जून को महत्वपूर्ण इंडिया ब्लॉक की बैठक भी है और निश्चित तौर पर उसके 2 दिन बाद हमें चुनाव के नतीजे भी देखेंगे। तो आप किस तरह से लेते हैं इस पूरी बैठक और इस तमाम मुद्दे को? देखिए राखी जी, इसके पहले जब इंडिया गठबंधन बना तो इन्हीं बैठकों को लेकर के बड़ा शोर मचा। नीतीश जी इस बात से नाराज़ भी हुए कि बैठकें नहीं हो रही हैं, और ख़ास करके उन्होंने ये ठीकरा जो है कांग्रेस के ऊपर फोड़ दिया। मेरा ये कहना है कि अभी चुनाव रिजल्ट 4 तारीख को आने वाला है और एक कोई बैठक हो रही है। आपने अपनी टैग लाइन में भी डाला है खटाखट, तो ये जो वर्ड चला है खटाखट, हमको लगता है मीटिंग में भी आकर के यहाँ भी आ गया है। और निश्चित रूप से आप देखिएगा, क्योंकि ये चुनाव है, अब ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ना आप बता सकती ना हम बता सकते, इसमें पैनल में बैठे कोई भी नहीं बता सकता कि 4 तारीख का रिजल्ट क्या होगा। सब लोग अनुमान ही लगा रहे हैं, और हमको लगता है कि इंडिया ब्लॉक के लोग भी अनुमान लगा रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी, आ रही है, और तमाम चीज़ें, इन सब सारी चीज़ों का लोग अनुमान लगाते हैं। दूसरी तरफ देखिए, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के जो घटक दल हैं वो भी सोच रहे हैं कि हमें तो मीटिंग की ज़रूरत नहीं, जैसे कहा उन्होंने। तो मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जब उनको ज़रूरत नहीं तो मीटिंग नहीं कर रहे हैं, वो तो सीधे शपथ लेंगे। इनको ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे दल हैं जो पहले ये लग रहा था कि एकजुट नहीं हो पाएंगे, लेकिन इस चुनाव में बड़ी ही देखने में आया जो इस तरह से कि मिल करके लड़े, बड़ी ताकत से लड़े चुनाव। तो ये ज़रूर है कि ये जो है एनडीए में भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके प्रधानमंत्री मोदी जो सीधे नेता और प्रधानमंत्री पद के डिक्लेयर्ड उम्मीदवार हैं, तो उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं कि उनको उम्मीदवार चुनना कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। कैबिनेट की बात तो बहुत दूर की है, तो वहाँ तो बड़ा क्लियर है। यहाँ पर ज़रूर इस तरह की खिचड़ी ज़रूर पक सकती है कि आने वाले समय में कौन लीड करेगा। कांग्रेस लीड करेगी, यानी कोई दल लीड करेगा, और वो दलों की जो संख्या है जो जीत के आएंगे उस पर निर्भर करता है कि कौन कितना ज़्यादा बड़ा दल है। ये बात स्वाभाविक रूप से कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान में अभी भी विपक्ष में सबसे बड़ा दल कांग्रेस पार्टी ही है, और वो लीड कर रही है। खड़गे जी ने जिस तरह से मीटिंग ये बुलाया है, हमें लगता है कि ये मीटिंग बुलाने के पीछे सिर्फ एक ही रणनीति है। पहली बात तो ये कि केजरीवाल जी जो अदालत ने, जो सुप्रीम अदालत ने जो इंटरिम बेल दिया है, उनका तो उनको पालन करना ही पड़ेगा। इस दौरान अगर कोई अदालत को कोई फैसला आता है कि भाई उनका इंटरिम बेल कुछ दिन के लिए बढ़ा दी जाए, तो ये तो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला होगा। लेकिन फिलहाल अभी तो उनको 1 तारीख तक की इंटरिम बेल है, और 2 तारीख को निश्चित रूप से उनको जाना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी ये बैठक बुलाई गई होगी कि ताकि इस बैठक में अरविंद केजरीवाल जी उपस्थित रह सकें और जो रणनीति बने उस पर चर्चा हो सके। तो एक तो ये है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जितने भी आप देखेंगे आम आदमी पार्टी कितना विरोधाभास है। एक कुछ जगहों पर इनका समझौता है और पंजाब में नहीं है। तृणमूल कांग्रेस देखिए, वहाँ पर वेस्ट बंगाल में कोई समझौता नहीं है इन्हीं घटक दलों में। तो कितना विसंगति है, इन सारी चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। और शायद ये मीटिंग इसलिए भी है कि अगर ये दल जीत के आते हैं, जैसे ममता जी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया और कुछ दिन पहले भी कहा था कि हम साथ रहेंगे इंडिया ब्लॉक के, तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों पर एक तरह से इनकी बैठक और मंथन होगा। लेकिन इतना जल्दी हो जाएगा, चुनाव का अभी अंतिम चरण है और उसके बाद अभी रिजल्ट आना बाकी है, तो इसके पीछे की क्या रणनीति होगी। अभी ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये तो बहुत दूर की बात है। पहले तो आपको जो है एक तरह से सत्ता में आना पड़ेगा, बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें आती क्या प्रोग्राम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, या चुनाव के पहले बन गया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। सबके घोषणा पत्र अलग अलग हैं, सबको किस तरह से एक तरह से कंसाइज करेंगे, एक जो सबका एक तरह से पूरा का पूरा जो है सामंजस्य बिठा लेंगे उसमें, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, इन पर चर्चा होगी। हमें लगता है कि अभी फ़िलहाल निश्चित रूप से इंडिया ब्लॉक के लोग शायद सोच रहे हैं कि उनका भी बहुमत आ सकता है। लेकिन एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे, अगर किसी दल का बहुमत नहीं आया, हंग पार्लियामेंट हुई, तो फिर वो एक जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू होगी। तो शायद हो सकता है इसकी तैयारी में भी लगे हों। ये बहुत सारी चीज़ें जिन पर कयास लगा पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ तय है, ये जो बैठक इतनी जल्दी हुई है, हो सकता है कि इंडिया ब्लॉक इस बात को संदेश देना चाह रहा कि हमारी सुस्ती पहले जैसी नहीं है, अब हमारी गाड़ी बहुत तेज चल रही है।
बिल्कुल, यही मैंने कहा भी था कि वो जो ड्राइविंग सीट पे मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हैं वो कितनी तेजी से अपनी गाड़ी को दौड़ाएंगे ये तो अब पता चलेगा। हुदा जी भी कह रही थी कि हमें अपनी सारी मीटिंग्स के साथ और बहुत सारे चीज़ों पे वर्कआउट करना है। एक बात उन्होंने और कही थी कि हो सकता है मंत्रिमंडल कैसा रहेगा उस पर भी प्लान करना हो। तो मुझे लगता है ये तमाम चीज़ें जो आई हैं बड़ा महत्वपूर्ण है, पर अच्छा है कोई प्लानिंग के साथ यदि कोई चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। किसी को लगता है नहीं करना है तो वो उनका अपना व्यक्तिगत मैटर है, मुझे उस पर नहीं जाना। अजय जी कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात रखिएगा। और आप मंत्रिमंडल के नाम पे मुस्कुरा क्यों रहे सर? मतलब आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे इंडिया गठबंधन की सरकार बनने ही नहीं देंगे बिल्कुल। राखी जी, इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी न बना सकती न बिगाड़ सकती, इस देश की जनता सरकारें बनाती है। श्रीवास्तव जी ने बोला कि हो सकता है हैंग असेंबली आए, उसकी तैयारी कर रहे हो। देखिए श्रीवास्तव जी, ये आपका अनुमान हो सकता है या विपक्षी गठबंधन का अनुमान हो सकता है। हमारा ये अनुमान है कि वो ये जान चुके हैं कि हमारी स्थिति 2019 से भी ज्यादा खराब होने जा रही है। अब उसके बचाव में हम क्या करेंगे, इसकी वो तैयारी करने के लिए ये मीटिंग बुलाएंगे। सिर्फ और सिर्फ उसकी तैयारी करने के लिए बुलाएंगे। वो 2 तारीख 3 तारीख को भी बुला सकते थे, लेकिन एक इस देश का जो भ्रष्टाचार के नाम पे पार्टी बना करके आया था, जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी और लोगों को कोस करके वहां खड़ा हुआ था, वो व्यक्ति 2 तारीख को जेल जाने वाला है। इसलिए उसको देखते हुए इन लोगों ने इस तरह की चीजें की है। इस देश की जनता ये आपको आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल देगी ना ही कभी आने वाले 50 सालों में। आप इस बात को लिख लीजिएगा, 50 सालों में ये तुष्टीकरण की राजनीति और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले को सत्ता में ले आएगी। उत्तर प्रदेश में इनको उठा करके फेंक दिया, मुलायम सिंह के क्रेडिबिलिटी से या मुलायम सिंह जी के उससे 2012 में सत्ता इनको समाजवादियों को मिल गई। लेकिन अखिलेश यादव ने जो 2012 से 2017 तक सरकार चलाई, प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया, उठा करके फेंक दिया। उसके 3 कारण थे कि 4 मुख्यमंत्री बैठे हुए थे। मुलायम सिंह अलग मुख्यमंत्री थे, चाचा अलग मुख्यमंत्री थे, और एक आज जेल में बैठे हुए हैं तथाकथित मुख्यमंत्री, वो भी थे आजम खान जी। सबके अलग अलग ब्लॉक थे, सबके अलग अलग लोग थे, सबकी अलग अलग चीजें थी। सिर्फ और सिर्फ करना क्या था, इस प्रदेश को लूटना था, लूट करके अपने परिवार को भरना था। इस बार उन्होंने क्या किया, 5 से ज्यादा सीटें अपने परिवार को दी। टोटल इनके परिवार में, समाजवादी परिवार में 132 लोग, आप निकाल करके देखिएगा, समाजवादी परिवार में 132 लोग इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को चलाते हैं, एक ही परिवार से रिलेटेड। कोई विधायक है, कोई मंत्री है, कोई कारपोरेट है, कोई तो क्या हो गया अजय जी, जिसको जहां सत्ता बनानी है, संभालना है, राजनीति है, वो टिकट्स दे रहा है। उन्हें लगता है हमारे परिवार के 6 लोग जीतेंगे राजनीति पे, उन्होंने दे दिए टिकट। परिवारवाद कहाँ नहीं है? इसीलिए 2014 में हराया, इसीलिए 2019 में हराया, इसीलिए आपने भी तो बांसुरी स्वराज को टिकट दिया, आपको भी लगा वो चेहरा है, वो जीत सकती होंगी। उनके पीछे भी एक बड़ा सपोर्ट और उनका हैंड रहा। सुषमा स्वराज जी को कौन नहीं जानता? तो मुझे लगता है आपने भी कुछ टिकट्स तो दिए हैं, तो उस पे तो हम नहीं जाए कि इतना क्यों और उसको क्यों। जो जिताऊ है, जिसको लगता है वो निकाल के, एक सीट महत्वपूर्ण होती है, तो वो टिकट्स दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी परिवार को ऐसे टिकट नहीं दिया, जो हमारे एक भी परिवार के लोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लड़के को टिकट नहीं दिया, मोदी जी के परिवार को किसी को टिकट नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि हमने 132 लोगों की चेन बनवा दी है कि परिवार एक ही फैमिली से प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बना के चलाने लगे। ये संगठन है, और इसीलिए इस देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया कि हम परिवारवाद से बाहर के लोग हैं। यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, नरेंद्र मोदी जी के पास कोई डिक्लेयर नहीं है। न कोई बता सकता कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा अगला होगा, जून के बाद हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। न अजय पाठक प्रेडिक्ट कर सकते, न स्टूडियो में बैठा हुआ कोई व्यक्ति प्रेडिक्ट कर सकता। जिसको संगठन चाहेगा वो बनेगा, लेकिन वहां तो पैदा होते हैं ना, माँ के गर्भ से राष्ट्रीय अध्यक्ष पैदा होता है। क्या
यादव जाति में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता था, या इनके पार्टी संगठन में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता था, या मुलायम सिंह का लड़का ही मुख्यमंत्री बनेगा, बाकी कोई नहीं बन सकता था। सर नड्डा जी रहेंगे ना? नड्डा जी बने रहेंगे। अब 1 जून तक उनका जून तक कार्यकाल है, जून के बाद तो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बनेंगे। अब वो नड्डा जी बने या कोई और बने, ये कोई नहीं बता सकता राखी जी। ठीक है, चलिए। ये तो संगठन तय करता है, कोई एक व्यक्ति नहीं तय कर सकता। राखी जी नहीं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आप इंडिया ब्लॉक के लिए बार बार कह रहे हैं ना कि इनका कौन होगा, इनका कभी तय नहीं होता। ऐसे तो वो भी बोल सकते हैं ना सर, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, हमारा तो देखिए उनका तो तय है, उनके यहाँ राहुल गांधी जिसको चाहेंगे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। वैसे भी खड़से साहब इसलिए भी मीटिंग बुलाए होंगे कि 4 तारीख को मेरी विदाई है, क्योंकि भाई बहन अब आप पहले से बता रहे हैं उनकी विदाई हो रही हो या नहीं हो रही हो, आपने प्रोटेक्ट कर दिया कि खड़गे जी की विदाई है। 4 तारीख को खड़गे जी की विदाई है, आप देख लीजिएगा। 4 से 10 के बीच में प्रधानमंत्री बनने से पहले ये भाई बहन अपने ऊपर थोड़ी कोई चीज लेने वाले हैं। एक चीज की दाद देनी पड़ेगी आरजेडी के प्रवक्ता की कि उन्होंने बड़े साफगोई से अपनी बात की। उनको ये विश्वास है पूर्ण तरीके से, और वो जानते हैं वो जनता के बीच में रह रहे हैं। वो पार्टी को बचाने के लिए कुछ भी कहें, लेकिन उनको ये विश्वास है कि हम आने वाले लंबे समय तक सत्ता में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि इस देश की जनता ने इन सभी लोगों को पूरी तरह से नकार दिया है। इनके पास ना नीति है, ना नीयत है, ना नेता है। किस लिए जनता इनके साथ खड़ी हो? ठीक है, चलिए अजय जी थोड़ा जल्दी से, क्योंकि समय भी बड़ी रफ्तार से चल रहा है। मुर्तजा जी अपनी बात रखिएगा। समझ में ये नहीं आया कि ये जो जातिवाद पे बात कर रहे थे, ये जो लिगेसी पे बात कर रहे थे, मैं ये कह रहा हूँ राजनाथ सिंह जी के लड़का जो है वो क्या एमएलए नहीं है? अमित शाह जी का लड़का बीसीसीआई का चेयरमैन नहीं है? हाँ, राजनाथ जी का लड़का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता। वो करेंगे। मैं इसलिए मुद्दों से भटकाने वाली बात है, मैं मुद्दे पे लेके आ रहा हूँ। आज जो है देश ये सब चीजों से बहुत ज्यादा परे है, और खास तौर पे ये जो इलेक्शन है देश की जनता लड़ रही है, और ये इलेक्शन में आप देखेंगे इसके जो परिणाम आने वाले हैं 4 जून को, ये बिल्कुल अलग परिणाम होंगे। और इसके अंदर खास तौर पे ये बेरोजगारी और महंगाई, यही मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा गया है, और पब्लिक को राहत मिलेगी 4 जून, क्योंकि भाजपा मोदी सरकार की विदाई हो रही है। चलिए, वो कह रहे हैं आपकी विदाई हो रही है, आप कह रहे हैं उनकी विदाई हो रही है। अब किसकी विदाई हो रही है सर? तो ये होंगे। ठीक है, देखते हैं थोड़ा जल्दी से। रविंद्र जी सर, अब आप मत बताइएगा किसकी विदाई हो रही है सर, अब हो गया 2 जगह से। मैं पहले बार में कह चुका, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी करने बोल रहा है परिवारवाद आया गया है इन लोगों को। अब परिवारवाद का मतलब भी नहीं मालूम होगा इनको। सच बात तो ये है। सबसे पहली बात, अगर परिवारवाद गलत है तो भारत के किस संविधान में लिखा? आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो परिवार का व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बन सकता है, और अगर ऐसा है तो हम उसी भारत के जो स्थापित नियम के अनुसार ही हमारी पार्टियां चल रही हैं। परिवारवाद नहीं, परिवारवाद से ऊपर एक बहुत घृणित पक्ष बता दूं, इनका जो पेरेंट संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके वहां पर्ची लिख के दे दी जाती है कि अगला अध्यक्ष कौन बनेगा, या भारत के किसी नियम में नहीं लिखा हुआ है। अब कैसे इस चीज की मान्यता दी जा रही है भारत सरकार द्वारा? ही तो भारत सरकार, जब हमारी सरकार आएगी तो मुझे खुद पत्र लिखना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति, ये कोई मठ तो है नहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कि आप चिट्ठी लिख के दे दीजिएगा और आप अध्यक्ष बन जाइएगा। तो ये क्या परिवारवाद पे बोलेंगे? जिनके वहां जो परिवारवाद का भाषा नहीं समझते, डेमोक्रेसी की भाषा नहीं समझते। रही परिवारवाद, तो परिवारवाद ही इस देश की परंपरा है। भगवान श्री राम का वंश शुरू हुआ था सतयुग से, महाराज इक्ष्वाकु से, और अंतिम कलयुग तक चलता रहा महाराज सौमित्र तक। अगर परिवारवाद की बुराई करनी है तो इस पे कर लीजिए, फिर कहीं नहीं। स्वतंत्रता के बाद, तो स्वतंत्रता के बाद गोरक्षपीठ आया, जनसंघ के खिलाफ आया, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार राजनीति में तीसरी पुष्ट है। अब लोग भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो दिग्विजय नाथ जी महाराज, अवैध नाथ जी महाराज, फिर योगी आदित्यनाथ जी, तो एक ही परिवार के व्यक्ति हैं। एक ही व्यक्ति के कहने से लोग अध्यक्ष। ये ज्ञानी नहीं, महाज्ञानी है। ये तो महाज्ञानी बैठे हुए हैं। इस प्रकार का डुअल कैरेक्टर देख के आप किसी भी
राकेश जी 5 बार अवैधनाथ जी एमपी रहे, 5 बार, और ये ज्ञानी पुरुष बता रहे हैं कि संघ के खिलाफ थे। आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। रविंद्र जी, हो गया, आपने बोल लिया सर, क्योंकि उन्होंने कुछ बोला उसके बाद या तो आप दोनों चुप हो गए या तो एक की आवाज नहीं आई। नहीं, मैंने बोला राकेश जी ठीक है। कि 5 बार अवैधनाथ जी भारतीय जनता पार्टी से एमपी रहे और 5 बार एमपी रहे योगी आदित्यनाथ जी। इनको महाज्ञान पैदा हो गया कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। सर मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, आप लोग चले ही क्यों जाते हैं परिवारवाद और कौन कहाँ है? हम तो आगे की दिशा को तय करें, आगे उस पर बात करें, वही बात हो रही है। ठीक है, उतना जाने की जरूरत ही नहीं है, पर बोलते हैं तो बोलते, एक ने बोला है परिवारवाद तो दूसरा उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। खैर ठीक है, एक चरण और सर, उसके बाद सरकार बन जाएगी तो फिर दूसरे मुद्दों पर आएंगे। हुदा जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से थोड़ा सा। जी, इस दफा का जो चुनाव है वो जनता ने रखा है, जनता ने लड़ाई करी है इस चुनाव के लिए। ये जो चुनाव है ये संविधान को बचाने का चुनाव था। हम शुरू दिन से ये कह रहे हैं, हम अभी भी यही कह रहे हैं कि जनता के हक के लिए, हित के लिए इंडिया अलायंस लड़ी है। ये चुनाव पोलिंग बूथ पे जाकर जनता, कई सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां भारी मतों से अपना वोट दाखिल किया है, वोट दर्ज किया है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं 10 सालों में एंटी इनकम्बेंसी आ चुकी है बीजेपी की। जनता बदलाव चाहती है, जनता डेवलपमेंट चाहती है, और जनता पूरा का पूरा अपना जो सपोर्ट है, आशीर्वाद है, बाहरी वोटों से, बाहरी मतों से जिता के इंडिया गठबंधन को विजयी बनाएगी। 4 जून का हम सबको इंतजार है और 4 जून को ये सरकार बदलने वाली है। ठीक है, चलिए संजय जी, आप तो एक ऐसा स्टेटमेंट पहले ही दे गए जिसके लिए मैंने कहा ही था बैठे बिठाए आप बीजेपी को यहाँ मौका दे रहे थे। खैर ठीक है, जाने दीजिए। अब उससे हट के मुझे लगता है मीटिंग आप लोगों की महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में, अच्छा आप क्योंकि बहुत अभी अजय जी बड़ी तारीफ कर रहे थे, आप बड़ी साफगोई से एक्सेप्ट करते हैं सारी चीज़ों को। सर सरकार बना रहे हैं क्या? इंडिया गठबंधन सरकार बना रहा है या कितनी सीटें ला रहा है? मैं आपसे पूछ लेती हूँ, आपने क्योंकि कैलकुलेशन बड़े अच्छे से निकाले थे। 4 जून को इंडिया महागठबंधन को बहुमत मिलने जा रहा है और बहुमत मिलने के बाद इस बार जनता का रुझान इंडिया महागठबंधन के साथ है और बीजेपी एनडीए के कई एक सहयोगी दल उधर से इधर भी हमारे साथ हो जाएंगे 4 जून। अच्छा कौन आ रहा है सर? कौन आ रहा है सर? सर आप मेरी हर चर्चा में रहते हैं और आपने ये दावा किया था जो गए हैं वो आएंगे जरूर, मतलब आपका दिल धड़कता है उनके लिए, आपको लगता है इतनी अच्छी बाउंडिंग उनके साथ। लालू प्रसाद जी को हमारे नेता घमंडिया गठबंधन के। हाँ, आज तेजस्वी जी को भी मैंने सुना कहीं कह रहे थे 4 जून को रुकिए और हमारा परिवार और हमारे लोग आएंगे। बिल्कुल, हमारे चाचा तेजस्वी जी के चाचा नीतीश जी पुनः 4 जून को बाद हमारे सर उनकी दिलों की धड़कन मत बढ़ाइए अजय जी की, सब गड़बड़ मत करिए। आपने हमारे नीतीश जी को सुना हो, वो नीतीश जी प्रधानमंत्री को गुजरात का मुख्यमंत्री बना 400 की अपेक्षा 4000 सीट दे। ठीक है, आप ये जान लीजिए कि लालू प्रसाद की तिहाड़ जाने की तैयारी करिए, वो एक सोची समझी तिहाड़ जाने वाले हैं, उसकी तैयारी करिए। हाँ नहीं, एक चीज है अजय जी, थोड़ा सा पॉइंट टू बी नोटेड मैं कहूंगी, क्योंकि आरजेडी ना कभी भी नीतीश जी की बुराई नहीं कर रही है। इस बार मैंने देखा है ना तेजस्वी जी कुछ बोलते हैं ना ये संजय जी भी सही, सारी डिबेट्स में नीतीश जी को लेकर कुछ नहीं बोले। शायद इनके दिलों में अंदर से वो कनेक्शन है जो लगता है। खैर समय हो गया। आलोक श्रीवास्तव जी बहुत जल्दी से संक्षिप्त प्रतिक्रिया। देखिए राखी जी, अभी अजय जी की बात मैं सुन रहा था, उन्होंने एक बात कहा, उसी को मैं बता के अपनी बात समाप्त करूंगा। उन्होंने कहा हंग पार्लियामेंट। देखिए हम नहीं कह रहे हैं, एक कयास होता है इस हिंदुस्तान में, हंग पार्लियामेंट भी हुई है, बहुमत की सरकारें भी रही हैं, उस बात को लेके मैं बोल रहा था। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये सब सारी रणनीति लोग बनाते हैं और ये बात आपने भी कहा कि जनता ही जनार्दन है, जनता ही तय करेगी। और मान लो धोखे से जनता ने हंग पार्लियामेंट तय किया, ना आप कुछ कर पाएंगे ना कोई कुछ कर पाएगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात है कि जनता पर ही सबको भरोसा है, इसी जनता ने आपकी पार्टी को भरपूर जो बहुमत दिया है। निश्चित रूप से आपकी आशा है कि आप 400 पार होंगे। हर दल ये करता है और हो सकता है कि आपके जो काम हैं, बहुत सारे अच्छे काम हैं जिनको लेकर के हो सकता है जनता आपको चुन ले, या बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको लेकर विपक्ष इतने दावे कर रहा है। तो इन सारी बातों को समझना होगा और समझने के बाद ही देखिए 4 तारीख को ये तय हो जाएगा कि कौन किसकी सरकार बनेगा, किसकी विदाई होगी,
कई लोग तो बोलते हैं कि दिखेंगे ही नहीं। तो इन सारी चीज़ों की जो है 4 तारीख के बाद ये सारी बातें समझ में आएंगी। फिलहाल ये जो 1 तारीख की जो मीटिंग है, हमको लगता है कि इंडिया अलायंस में एक तरह से जो भी संकेत देने की तैयारी कर रहा है कि वो आगे की प्लानिंग क्या करेगा, केजरीवाल जी चले जाएंगे उसके पहले बात करना चाह रहा है, ये सब बातें हैं और इन्हीं सब पर जो है शायद मीटिंग है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, समय भी हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इंडिया ब्लॉक की बैठक, रणनीति बनेगी खटाखट, प्लानिंग तो ऐसी ही है कि सब कुछ खटाखट करना है। अब वो खटाखट प्लानिंग अच्छे से हो जाए, बैठक अच्छे से हो जाए, सब लोग आ जाएं उसमें, और फिर उसके बाद 4 तारीख को फिर समझ में आएगा कि आखिरकार क्या करना है, बैठक कितनी सफल होकर आगे बढ़ गई या फिर कुछ नहीं होगा, सब लौट जाएंगे, ये आने वाले वक्त की बात है। लेकिन बहुत नजदीकी है चीजें। देखिए, आखिरी चरण 1 तारीख, 1 ही को बैठक और 4 को नतीजे। तो मुझे लगता है सारी पिक्चर जो है बहुत नजदीक है कि हम उसको क्लियर देख पाएंगे। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।